हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और खंड का हम लोग पढ़ना शुरू किए थे भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े थे, कितने टाइप के संसाधन होते हैं वो भी देखे थे। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी था जो भी, हाँ, ये भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। 4 सोपान बताए गए थे। पहले सर्वेक्षण करना है, उसके बाद मानचित्र तैयार करना है, फिर प्रौद्योगिकी और कौशल को विकसित करना है, और उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। उसके बाद आते हैं संसाधन का संरक्षण किस तरीके से करना है, वो हम लोग देखे थे कि महात्मा गांधी के कथन थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटेकर के बारे में देखे थे। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार, तो ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है, सम्मेलन के बारे में पढ़े थे। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार प्रकाशित किए थे। और बंटलैंड आयोग जो कि 1987 में प्रतिवेदन दिया था, जिसमें सतत विकास के बारे में बात किया गया था, जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें लिखा हुआ था हमारा साझा भविष्य। उसके बाद 3 पृथ्वी सम्मेलन भी देखे थे। पहला हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसका दूसरा हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में, और तीसरा हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में। ये ग्रीन बॉक्स में भी हम लोग देखे थे। पर्यावरण संरक्षण जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, और तब से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद हम लोग सतत विकास किसको कहते हैं वो देख लिए थे, और यहाँ पर कुछ याद करने लायक तथ्य था वो देखे थे। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जो कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें 178 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 के बारे में बातचीत हुआ था। उसका कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या था, इसमें 800 पन्ने का एक घोषणा पत्र था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास के तत्वाधान में जो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था वह किसके तत्वाधान में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यानी कि UNCED के तत्वाधान में यह सम्मेलन हुआ था। 800 पेज का एक घोषणा पत्र था जिसमें 21 एजेंडा 21 कार्यक्रम लिखा हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, या विश्व पर्यावरण के लिए काम करने के लिए, ठीक है। और एक विश्व पर्यावरण कोष की भी बनाया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। यह 5 वर्ष के बाद हुआ था, पहला वाला के 5 वर्ष बाद, इसलिए इसको +5 कहा जाता है। उसके बाद क्योटो सम्मेलन क्या था, या 1997 में हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। यह जापान में एक शहर है क्योटो। उसमें 6 गैसों को बताया गया था, जैसे CO2, मीथेन, N2O, CFC, परफ्यूरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो ये 6 जो नाम है इसको याद रखिएगा, CO2, मीथेन, N2O, CFC, परफ्यूरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसमें 159 देश भाग लिए थे। पूरा यूरोपीय संघ जो था उसने कहा था कि वह 8% कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को। अमेरिका ने कहा था 7%, और जापान ने क्या कहा था कि वह 6% कम करेगा, कटौती करेगा। यह इसको मॉन्ट्रियल समझौता का ही विस्तार कहा जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 10 वर्ष के बाद हुआ था। पहला वाला जब हुआ था उसके 10 वर्ष बाद यानी कि 2002 में हुआ था, और यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। हालांकि इसमें 2000 देशों के प्रतिनिधि, मतलब विभिन्न देशों के 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। आज हम लोग इसके आगे देखने वाले थे, यह थोड़ा सा रिवीजन कर लिए।
आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखने वाले हैं। भूमि संसाधन। भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले। पूर्व अध्याय में के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। तो हम लोग देखे थे कि किसी भी देश की समृद्धि जो है वह उसके यहाँ जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो भी है, उसका अगर वह सही से उपयोग करे तो उसकी समृद्धि उस पर निर्भर करती है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाली साधन है, साधन एवं संतुष्ट करने वाली सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है, हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ भूमि के बारे में बताया जा रहा है कि भूमि पर निवास करते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से भी मतलब किसी भी क्रियाकलाप के लिए यह ज़रूरी है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। अरस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कृषि पे हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। भूमि पर इस पे हम लोग कृषि करते हैं, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, ये सारे काम करते हैं, लेकिन यह भी एक सीमित संसाधन है। ठीक है। और इसमें देखिए एक डाटा में बताया गया है कि मैदान हमारे पास 43% है, 30% हमारे पास पर्वत है और 27% पठार है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि 43% मैदान है, 27% क्या है, पठार है, और 30% है पठार। ठीक है। तो भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भाग भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित है। तो इसमें इतना याद रखने वाला बात है कि 43%, 30% और 27%, यानी 43% मैदान है, 30% जो है वह पर्वत है, 27% क्या है, पठार है। तो यह याद रखिएगा। उसके बाद इसमें और कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। जो भी याद करने लायक होगा वह हम आपको नोट करवा देंगे बार बार बोल के। ठीक है। बाकी चीज़ें आप समझ लीजिए। मृदा निर्माण। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि असंगठित पदार्थों से निर्मित जो सबसे ऊपर का परत होता है उसी को वही मृदा कहलाता है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि फिर से वह नया हो जाता है। ठीक है। यह न केवल पौधों के विकास के लिए विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है।
तो इसमें आपको पता है कि जो ऊपर का जो मृदा होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो बता रहा है कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल पौधों के विकास के लिए यह ज़रूरी है, बल्कि इसमें बहुत तरह का पोषक तत्व भी होता है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रियाएं हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो यह जो छोटा सा भी मतलब कि कुछ सेंटीमीटर भी मृदा का निर्माण करने में बहुत समय लग जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। मतलब ये जो नीचे जो चट्टान है मिट्टी के नीचे, उन सब के टूटने फूटने के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो हम लोग देखते हैं नीचे मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण का क्या क्या कारण है वो हम लोग देखते हैं। उच्चावच या धाराकृत, मूल सेल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय। तो मृदा निर्माण में ये सारे कारक ज़रूरी हैं। पहले बात तो उच्चावच या धाराकृत, ठीक है। मतलब कि उच्चावच का मतलब हुआ कि कहीं पर पृथ्वी जो है वह ऊंचा उठा हुआ है, पृथ्वी का जो सतह है वह थोड़ा ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो ये एक कारण है। मूल सेल या चट्टान, तो मूल सेल जो मिट्टी के नीचे वाला जो सेल होता है उसको कहते हैं मूल सेल या चट्टान। मतलब चट्टान जो होता है वह भी एक कारण है, क्योंकि चट्टान के ही टूटने फूटने से क्या बनता है, मिट्टी बनता है। जलवायु, अब जलवायु भी ज़रूरी है। कहीं पर जिस तरह की जलवायु हो उसके हिसाब से मिट्टी का बनता है। मिट्टी जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं बारिश का सीज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा जलवायु है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर तोड़ फोड़ जो होगा सेल में, मतलब चट्टान में जो टूट फूट होगा वह जल्दी होगा। वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, तो यह सब चीज़ मिट्टी के निर्माण में मतलब मिट्टी के निर्माण में कारक है, मिट्टी निर्माण के कारक है, ठीक है। वनस्पति कैसे, जैसा वहाँ का वनस्पति होगा उसके हिसाब से ही वहाँ का मिट्टी भी बनेगा, ठीक है। जैव पदार्थ मतलब वहाँ पर जिस तरह का जीवन होगा वहाँ पर उस तरह के मतलब कि पेड़ पौधे या मतलब जीव जंतु वहाँ पर मरेंगे, उससे ह्यूमस बनेगा और उसी से फिर मिट्टी बनेगा। वो फिर उसमें खनिज कण किस तरह के हैं, जैसे कि चट्टान जो है उसमें कौन सा खनिज ज़्यादा है, तो उसके वह भी एक कारण है। समय एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा मतलब कुछ सेंटीमीटर भी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। तो तापमान परिवर्तन, बार बार तापमान का परिवर्तन होना, बार बार वहाँ से जल का प्रवाह होना, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, मृदा निर्माण होता है। पवन है तो पवन उड़ा के किसी जगह से किसी जगह पर मिट्टी लेते जाएगा। हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। यानी कि आप देखिए कि जैव क्या चीज़ हुआ कि ह्यूमस, यानी कि वहाँ पर जिस तरह का पेड़ पौधा है या जीव जंतु है उसके मरने के कारण भी ह्यूमस वहाँ पर बनता है, ठीक है, तो वह भी मृदा निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। और अजैव मतलब चट्टान टूटने फूटने से, तो दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, जैव और अजैव दोनों ही। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग, गठन, गहराई, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो हम लोग अलग अलग रंग और उसकी गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को बांटते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं।
मृदा के प्रकार एवं वितरण। मृदा भारत के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आकार हैं। इनका वर्णन क्रमशः किया जा सकता है। तो इसमें देखिए 6 प्रकार के, आपको भारत में पूछा जाएगा कितने प्रकार के की मृदाएं हैं, तो आप बताइएगा कि 6 प्रकार के हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। तो इस मृदा के बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मृदा है और भारत में यह बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। मतलब उत्तर भारत में जितना भी मैदान है वह लगभग जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से बना है। तो यह 3 जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वह जो हिमालय से जलोढ़ निक्षेप लेके आते हैं उसी के कारण बना है। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। तो राजस्थान और गुजरात में भी मतलब थोड़ा है, लेकिन है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही हुआ। तो यह जो पूर्वी तट के आसपास हम लोग देखते हैं कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो दक्षिण भारत के जितने भी नदी है वह जितना भी मिट्टी को ले जाके डेल्टा बनाता है, अपने मुहाने पे वह डेल्टा बनाता है। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो डेल्टा निर्मित करती है वह भी किससे बना हुआ है? वह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो याद रखिएगा 6.4 करोड़ हेक्टेयर। तो यह डेटा याद रखना जरूरी है। पहले तो इसमें क्या है, उत्तर का जितना भी मैदान है वह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बहा कर मिट्टी ला रहा है उसके कारण बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात में भी छोटा एक संकरी पट्टी में यह मृदा है। और जितना भी पूर्वी तट पे जितना भी कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी द्वारा जो डेल्टा बनाया गया वह भी जलोढ़ मृदा से है। तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर वर्ग पे जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी किससे बनता है, यह आप याद रखिएगा, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। ठीक है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? धुंधला, और लालिमा लिए भूरे रंग का, यानी कि थोड़ा भूरे रंग का होता है और धुंधला होता है। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। यानी कि मुहाने में कैसा रहेगा, या बहुत ही छोटा छोटा कण रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वह और बड़ा होते जाएगा उसका कण, क्योंकि वो नीचे आते तक वह टूट फूट जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वह नीचे आते तक छोटा हो जाता है, लेकिन ऊपर कैसा होता है? बड़ा होता है। ऐसी मृदाएं पर्वत पादीय क्षेत्र में बने मैदान जैसे द्वार, चौर एवं तराई में आमतौर पर मिलते हैं। तो यानी कि जो मान लीजिए कि किसी पर्वत से कोई नदी बह के आ रहा है, और उस नदी में जो तराई क्षेत्र यहाँ पर रहेगा, यानी कि पहाड़ से जब वह किसी पर्वत से जब वह नदी उतर के ज़मीन पे आएगा तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वह द्वार या चौर या तराई क्षेत्र में आमतौर पर मिलती है। ठीक है, इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इसके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो पुराना मृदा है और एक नवीन जलोढ़ मृदा है। तो पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है,
इसे बांगर कहा जाता है। पुराना वाला जो रहता है जलोढ़ मृदा उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, इसे खादर कहा जाता है। जिसमें महीन कण पाया जाता है उसको खादर कहते हैं और वह नया होता है। और जिसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ एवं बजरी होता है उसको बांगर कहते हैं, ठीक है, यानी कि वह पुराना जलोढ़ मृदा है। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। तो हम लोग देखे थे कि जलोढ़ मृदा जो है बालू, सिल्ट एवं मृतिका से बना हुआ होता है। तो खादर जो होता है वो बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। यह काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना इसकी मतलब यह भरपूर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। जैव पदार्थ मतलब ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो उत्तर भारत में देखिए यही सब चीज़ तो उगाया जाता है, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ठीक है। तो यह फसल उपजाने के लिए ठीक है। यह अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है, मतलब एक के बाद एक कृषि करना, मतलब एक ही साल में बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा फसल लगा देना। ठंड में गेहूँ लगा दिए, फिर गर्मी में गेहूँ लगा दिए, फिर ठंड में कुछ और लगा दिए, मतलब एक ही साल में बहुत तरह का फसल उगा लेना, इसको कहते हैं गहन कृषि। परिणामतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा है। तो जहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अच्छा होगा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह तो हम लोग समझ गए। और हिमालय से जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है उसी के निक्षेपों से बना है। और बाकी पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद जलोढ़ मृदा किस किस चीज़ से बना होता है, बालू, शिष्ट एवं मृतिका से, ठीक है। और यह जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, मतलब डेल्टा में जो रहेगा वो बहुत ही छोटा छोटा कण रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यह बड़ा होते जाएगा। उसके बाद पुराना जलोढ़ मृदा होता है और नया जलोढ़ मृदा होता है। पुराना वाला को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ और बजरी ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो नया वाला होता है उसको खादर कहते हैं और यह बालू और मृतिका से बना हुआ होता है। यह काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना तत्व जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या उगा सकते हैं हम लोग, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ठीक है। काफ़ी उपजाऊ होता है, गहन कृषि की जाती है इसमें। अब यहाँ पीला सा बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि उत्तर बिहार जो है वह बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। दियारा भूमि किसको कहते हैं, ऐसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें कि बालू बहुत ज़्यादा है। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी, ये दियारा भूमि जो है वह मक्का की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है, ठीक है। तो यह काला मिट्टी काला क्यों होता है पूछा जा सकता है। यह एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। काला क्यों होता है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा कहते हैं। इसके नाम से भी जाना जाता है, काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। तो जितना में यह फैला हुआ था, यह भी कितना था, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जलोढ़ मृदा था, उतना में ही 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में काली मृदा भी है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तो यह कहाँ कहाँ पर है, देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि लगभग थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि पश्चिमी मतलब दक्षिण पश्चिमी एरिया में और तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश भी है, पर याद रखने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस मिट्टी का निर्माण मूल सैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। तो जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का हम लोग देखे थे कि किस तरीके से निर्माण होता था। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता था कि वह मतलब निक्षेपों से होता था। जो नदी बहती थी और नदी जो मतलब कि अपने साथ जो गादूद लेके आती थी पर्वत से, उसके कारण टूट फूट के कारण हुआ था। लेकिन यह मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, या मूल सेल जो है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर जो चट्टान रहता है, ठीक है, तो उस चट्टान से हुआ है। और उसके बाद ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके अंदर से जो बेसाल्ट लावा निकलता है उसके टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर भी है। तो यह काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो काली मिट्टी में सबसे इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें नमी को धारण करने, यानी कि नमी को पकड़ के रखने का जो क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व से परिपूर्ण होती है, किंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, यह सब बहुत मात्रा में होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी रहती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है। तो जब गर्मी का सीज़न आता है या थोड़ा सा गर्मी का मौसम या शुष्क मौसम, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इस मिट्टी में एकदम बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि मिट्टी एकदम फटा फटा हुआ बहुत बड़ा बड़ा उसमें दरार पड़ जाता है, जिससे वायु, उस दरार में वायु घुस जाता है और इससे मिट्टी में वायु का मिश्रण बहुत अच्छे से हो पाता है। किंतु गीला होने के साथ यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दी जाती है। तो यह जब जानते हैं कि इसमें नमी सोखने का क्षमता होता है, तो जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने पे यह मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी मानसून में थोड़ा बहुत बारिश हुआ, बस वैसे ही किसान क्या करते हैं, इसकी जुताई कर देते हैं, नहीं तो बाद में इसको जुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। तो अगर इसमें सिंचाई ना भी किया जाए तब भी कम वर्षा में भी मतलब कि इसमें कपास का खेती बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूँ एवं फलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो यह सब इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें कपास उगाया जाता है, बाकी गन्ना, प्याज, गेहूँ, फल ये तो ठीक है। तो आइए हम लोग काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहली बात तो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण, ठीक है। दूसरा क्या है कि काली यह सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त है यह मिट्टी, और यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर में यह भी फैला हुआ है। ज़्यादातर कहाँ पर है, दक्कन के लावा प्रदेश में है, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में, ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हुआ है, मूल सेल मतलब कि मूल जो चट्टान है उससे, ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं, और फास्फोरस की कमी है। तो क्या चीज़ मिलता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ठीक है। क्या नहीं मिलता है, फास्फोरस। गर्म मौसम में इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है, जिससे वायु का मिश्रण हो जाता है। यह गीला होने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, इसलिए मानसून के बौछार थोड़ा बहुत ही हुआ रहता है, उसी समय इसकी जुताई कर दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे हम लोगों का लाल एवं इसको लाल मिट्टी और पता नहीं कौन सी मिट्टी इसमें लिखा हुआ है, अंदाज़ा से हम पढ़ दिए कि लाल मिट्टी है, बाकी हमको दिख तो नहीं रहा है। तो लाल मिट्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो 3, 4, 6 मिट्टी है ना, 2 मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और बाकी का 4 मिट्टी जो है अब हम लोग
कल पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।